बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं ज़हर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं नजफ राजा। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने भरपूर दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा की तरह आपके लिए नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ साथ एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, हेल्थ टिप्स और डिफरेंट टॉपिक से सजा हुआ शो लेकर आए हैं आपकी खिदमत में। और हमारे तमाम देखने वाले भी हमारे इस खूबसूरत सफ़र में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है जो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो हमारा शो आप ही के लिए है जनाब। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब पर मौजूद सुनो पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। बिल्कुल जनाब, आप ये सब कीजिए और तब तक हम आपको लिए चलते हैं वेदर सेगमेंट की जानिब और आपको बताते हैं कि आज मुल्क का मौसम कैसा रहने वाला है। तो आइए मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बादल छाए रहेंगे। NDMA ने आज से 27 अप्रैल तक मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर का अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू में वक्फे से बारिश हुई है और वहां पर अगर टेम्परेचर की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 12 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के मौसम पर, जहां बेशतर मकामात पर बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में चंद मकामात पर बारिश हुई, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 30 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर में काली घटाओं ने रंग जमा दिया है और वहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 19 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश जबकि बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। पेशावर का तस्करा करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 28 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बटग्राम और बुनेर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अब कुछ जिक्र करते हैं पंजाब के मौसम का, जहां शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। लाहौर में दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद का तस्करा करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 21 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां सुबह भर में मौसम खुश्क रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत आपके साथ शेयर करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 22 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह भर में मतला साफ और गर्मी बढ़ने का भी इम्कान है। और आखिर में जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबा सिंध का, जहां इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। कराची की अगर हम बात करें तो वहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 40 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 41 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने कराची और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है।
इस वक्त अगर हम ओवरऑल मौसम की सूरत हाल की बात करें तो मुल्क भर में मौसम इंतहाई तशवीशनाक है। एक जानिब कई इलाकों में शदीद गर्मी और हीट वेव है तो दूसरी जानिब यालाबारी और तूफानी बारिशें भी हो रही हैं। कई मकामात पर बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग की पेशगोई भी की जा रही है। मौसम की इस गैर मामूली सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़लों का सिलसिला भी जारी है। पिछले एक माह के दौरान मुल्क में 12 से ज़ायद बार ज़लज़ले महसूस किए गए, जिस पर माहिरीन ने तशवीश का इजहार किया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहूँगी, इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम की गैर मामूली तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। कहीं हीट वेव का अलर्ट है तो कहीं यालाबारी हो रही है। क्या ये सब शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है या एक मामूल का अमल है? देखें जी, पाकिस्तान में जो है ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जब सर्दियां चली जाती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं, तो इस मौसम में जो है इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि डस्ट स्टॉर्म वगैरह आती हैं और लाइटनिंग भी और थंडर भी होता है और बाज़ औक़ात हेलिंग भी होती है। लेकिन ये जो एक्सट्रीम इवेंट का होना या इस तरह की जो सूरत हाल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये हमारा जो खित्ता है, इंडिया और पाकिस्तान का जो इलाका है, ये इसके ज़ेर असर है। तो इसलिए मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना इस तरह का एक्सट्रीम इवेंट जो है ना बाज़ औक़ात हो जाता है। अच्छा इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि इस बार बताया गया था कि दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। कराची और सिंध भर में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दर्जा हरारत कितना ऊपर जा सकता है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, और शदीद गर्मी कितने दिनों तक बरकरार रह सकती है? देखिए जी, अभी इस वक्त क्योंकि कराची जो कोस्टल इलाका है हमारा, वहाँ पर जो है ना वो सी ब्रीज कट ऑफ हुई है, समुद्री हवा कट ऑफ है, जिसकी वजह से वहाँ जो टेम्परेचर है वो 40 के राउंड अबाउट जो है ना वो हो सकता है। और अगले एक दिन और रहेगा मजीद, उसके बाद जो है सिचुएशन जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि मुल्क के कई इलाकों में शदीद यालाबारी की इतलात मौसूल हो रही हैं। आइंदा किन इलाकों में मजीद बारिशें और यालाबारी मुतवक्के है? देखें, अगले आने वाले चंद रोज़ में जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम जो है गर्म और खुश्क रहेगा। जो हमारे जो साउथ के इलाके हैं वहाँ पर शदीद गर्म होगा। ताहम आने वाले दिनों में कोई इस तरह की यालाबारी मुतवक्के नहीं है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की ओवरऑल सूरत हाल से मुताल्लिक हमें बता रहे थे कि आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रहने वाला है, पारा मजीद कितना ऊपर जा सकता है। तो इसके साथ ही प्रोग्राम में बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। मुल्क की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है, ब्रेक के बाद इस पर बात कर लेते हैं। तो कैनाल्स के मामले पर हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी में फासले कम हो रहे हैं, मगर ऑपोजिशन जमातों के दरमियान दूरियां हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं और ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का ख्वाब अब बिखरता दिखाई दे रहा है। JUI-FA की मरकजी मजलिस से उमूमी के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने अहम फैसले किए, जिनका एलामिया भी जारी किया गया है। इस एलामिया के मुताबिक JUI-FA किसी भी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। एलामिया में यह भी कहा गया कि मुश्तरका अमूर पर मुख्तलिफ मजहबी और पार्लिमानी अपोजिशन जमातों के साथ हिकमत अमली मरकजी मजलिस शूरा या आमिला तय करेगी। इजलास में दोबारा साफ और शफाफ इंतखाबात के मुतालबे को दोहराया गया और माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए ये ऐलान किया गया कि बलूचिस्तान में पार्टी के जिन अरकान असम्बली ने इस बिल को वोट दिया, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। JUI-F के इस फैसले पर तहरीक इंसाफ का पारा हाई हो गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने सख्त रद्द अमल दिया है। मौलाना पर दोहरा खेल खेलने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना इनके बस की बात नहीं और अब बहानों की सियासत नहीं चलेगी। JUI-F पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। मौलाना के फैसले पर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यह फैसला दानिशमंदाना है, क्योंकि मौलाना जैसे तजर्बाकार सियासतदान को इन नौमौलूद सियासतदानों से संजीदा इत्तेहाद पर आमादा करना मुश्किल था और फिर वही हुआ। उन्होंने कहा कि यह फैसला अपोजिशन की सियासत के लिए एक बड़ा धचका है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JUI-FA के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। JUI-FA की जानिब से किसी भी इत्तेहाद में शामिल ना होने का फैसला सामने आया है, इसकी वजूहात बताइएगा, और JUI-FA ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस से क्यों पीछे हटी, तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करने से आप क्यों गुरेज कर रहे हैं, जबकि वो तो बार बार आपसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, आपके दर पर हाजिरी दे रहे हैं।
उलमा इस्लाम ने अभी तक किसी भी इत्तेहाद में जाने का फ़ैसला नहीं किया है। फ़िलहाल जमीयत उलमा इस्लाम जो तहरीक पहले से 9 फरवरी से चला रही है और एहतजाज पर है, उसी को तसलसल देंगे। तो उसी सिलसिले में 11 मई को पेशावर में हमने मार्च रखा है शुहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस इसराइल के ख़िलाफ़, और 27 अप्रैल को लाहौर में रखा है इसराइल मुर्दाबाद शुहदाए गज़ा के हक़ में, और 15 मई को बलूचिस्तान में रखा है। तो लिहाजा फ़िलहाल तो सूरत हाल ये है। अलबत्ता इस सिलसिले में आज मौलाना साहब मंसूरा भी गए, वहाँ जमात इस्लामी के अमीर से भी मिले कि हम क्यों ना चंद चीज़ें ऐसी जो मुश्तरकात है उसमें इकट्ठे होके एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर कंधा एक दूसरे से मिला के आगे चलें। तो सर-ए-दस्त तो यही है कि 27 अप्रैल को तमाम मजहबी जमातें एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी होगी शुहदाए गज़ा के हवाले से और इसराइल मुर्दाबाद के हवाले से। बिल्कुल ठीक। हमें ये भी बताइए कि ऑपोजिशन की तकसीम का फ़ायदा किसको होगा? क्या आपको नहीं लगता कि अवामी मसाइल के हल के लिए एक मुत्तहिद और मजबूत ऑपोजिशन और पोजीशन का होना बहुत ज़रूरत है? क्या ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के बगैर ऑपोजिशन जमातें हुकूमत को क्या टफ टाइम दे सकेंगी? आपकी बात सही है कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो क़ुव्वत है वो मुंतशर अपोजिशन में नहीं है, लेकिन जब बाल PTI की कोर्ट में था उन्होंने अभी तक ना में हाँ का जवाब दिया ना कहा। दूसरी तरफ JUI थी, JUI ने भी फ़ैसला करना था अपने इदारों से कि हमने क्या करना है आगे। तो सबसे मजबूत इदारा जमीयत उलमा इस्लाम का है मरकज़ी जनरल कौंसल। तो मरकज़ी जनरल कौंसल ने फ़िलहाल मौलाना साहब को यही फ़ैसला दिया कि हम किसी भी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, अगरचे मुत्तहिदा अपोजिशन एक मौसर और मजबूत क़ुव्वत होती है, लेकिन सूरत हाल ये बनी कि जब वहाँ PTI की तरफ से हम जवाब नहीं मिला, इधर कौंसल ने भी मौलाना साहब को यही फ़ैसला दिया इत्तेफाक से कि फ़िलहाल किसी इत्तेहाद का हिस्सा न बने, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम तन्हा तारीख चलाएगी। अलबत्ता अगर पार्लिमानी जमातों की तरफ से कुछ मुश्तरकात, कुछ मुत्तफ़िक़ा नुकात आएँ तो वक्तन फ़वक्तन जमीयत उलमा इस्लाम की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है वो फिर बैठ के फ़ैसला करेगी। अब सब JUI फे हुकूमत पर जाली होने का इल्ज़ाम लगाती आ रही है और उसे धांधली ज़दा करार दे रही है। आपकी जमात की वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हिकमत अमली क्या है? किस तरह से आप हुकूमत को चलता कर सकते हैं? आप देख रहे हैं इदारों के दरमियान इदारा जाती तसादुम है और इदारों के आपस के दरमियान तसादुम है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान तसादुम और टकराव है, फैसलों में इत्तेफाक नहीं है। तो इस सूरत हाल में आप इस हुकूमत को कैसे हकीकी हुकूमत कह सकते हैं? तो इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम ने इसको मसनूई क़यादत कहा है, मसनूई मैंडेट कहा है, और इसके ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम की तहरीक की नौयत ये होगी कि पार्लियामेंट के अंदर तो हम इशू टू इशू अपोजिशन करेंगे और पार्लियामेंट से बाहर 9 फरवरी के बाद हमारे वक्तन फ़वक्तन एहतजाज जारी है। इस सिलसिले में हमने 11 मई को पेशावर में एक आज़िम शान मिलियन मार्च रखा है और 27 अप्रैल को हमने मीनार पाकिस्तान लाहौर में रखा है, मिलियन मार्च होगा, और 15 मई को बलूचिस्तान में हमने मिलियन मार्च रखा है। तो जमीयत उलमा इस्लाम की एहतजाजी तारीख तो शुरू है, उसमें तो मेरे ख़्याल में वक्फे के साथ अगर वक्फा हो लेकिन एहतजाज जारी है। जनाब, हमें ये बताइएगा कि JUIF एक बार फिर साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा उन्होंने कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि ऐसे मुतालबात की बुनियाद पर वाकई इंतखाबात तो जो हैं मुमकिन हो सकते हैं? देखिए, ये मुतालबा सिर्फ मेरा नहीं है, यह पाकिस्तान की तमाम जमातों का है। लेकिन बदकिस्मती है कि जो पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो फिर साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करती है। जैसे हम PDM में थे, PDM में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ थी, मौलाना साहब PDM की क़यादत करते रहे, मुस्लिम लीग थी, तकरीबन 10 पार्टियाँ थी, 10 में से फिर बाद में 2 ANP और पीपल्स पार्टी निकल गई, 8 पार्टियाँ रह गई। सबका मानना यह था कि साफ और शफाफ इंतखाबात होगा। उस वक्त क़यादत और हुकूमत PTI के पास थी जिसके ख़िलाफ़ हम अपोजिशन में थे। लेकिन जब 8 और 9 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में या ऑक्शन के नतीजे में जो पार्टियां बरसर इक़्तिदार आई, वही पार्टियां जो कल तक कहती रही कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो और इसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ना हो, वही पार्टियां उन्हीं उसूल के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को वो नाजायज़ समझते थे,
लेकिन उसी नाजायज़ के सहारे पे वो जाके पार्लियामेंट में भी बैठ गए और हुकूमत में भी बैठ गए। तो ये सवाल मेरे ख़्याल में उनसे भी होना चाहिए कि आप लोग कल धांधली क्यों कहते थे और आप इसको साफ और शफाफ इंतखाबात क्यों कहते हैं। सर, JUIF और तहरीक इंसाफ दोनों ने ही मिनरल्स एक्ट को मुस्तरद किया है कि आइंदा दिनों में इस इशू पर दोनों जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हमें नजर आ सकती हैं, इस हद तक इत्तेहाद हो सकता है दोनों जमातों के माबैन? देखिए, मुझे तो ये मालूम नहीं है कि PTI ने माइंस बिल माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल है जी। PTI ने मुस्तरद किया है या नहीं किया, मुझे ये मालूम नहीं है। 2 दिन पहले तो PTI की जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है वो तो इस हक में थे और इस मिनरल्स बिल के वो कहते थे, वो सिफ़ात बयान करते थे जो मुझे याद है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम चूँकि जनरल कौंसिल का फ़ैसला भी यही है हमारी पार्टी का कि बलूचिस्तान में जो माइंस एंड मिनरल्स बिल पास हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम ने उसको यकसर मुस्तरद किया है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर पास होता है या लाया जा रहा है तो जमीयत उलमा इस्लाम उसकी भी मुखालफत करती है और मुस्तरद कर चुकी है। और इसी तरह सिंध से जो कच्ची कैनाल बग़ैर सूबाई हुकूमत से या सिंध की आवाम से पूछिए बग़ैर जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ सिंध में इन कैनाल्स के जो फ़ैसले हुए हैं जी। उससे भी जमीयत उलमा इस्लाम उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज पर है कि यह सूबाई खुद मुख्तारी के भी ख़िलाफ़ है, आइन के भी ख़िलाफ़ है, 18वीं तरमीम के भी ख़िलाफ़ है। तो जमीयत उलमा इस्लाम चाहती है कि यह कैनाल्स का फ़ैसला इत्तिफ़ाक़ राय से होना चाहिए, कंसेंसस से होनी चाहिए। और जो माइंस बिल बलूचिस्तान से पास हुआ है उसको जमीयत ने मुस्तरद किया है, हमारे जिन साथियों ने उसमें वोट किया है उसके बारे में भी JUI ने कल फैसला किया कि उसको उसकी जवाब तलबी होगी। बिल्कुल ठीक। हमें बताइएगा कि JUIF के फैसले पर शौकत यूसुफजई ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि मौलाना दोनों तरफ खेल रहे हैं और अवाम को धोखा दे रहे हैं। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मेरी बात सुनिए, शौकत यूसुफजई साहब, मुझे पता नहीं है कि उसने ये स्टेटमेंट कब दिया है। सवाल ये है कि क्या तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के हवाले से JUI उनके पास गई थी या PTI की क़ियादत के कहने पर PTI की वफ़द बार बार मौलाना साहब के पास आए और कहा कि हम चाहते हैं कि आप तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा होते हुए हम इकट्ठे एक अलायंस की सूरत में हुकूमत के ख़िलाफ़ तारीख चलाएँगे। सही। तो JUI ने वेलकम कहा और JUI ने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात उनके हाथ में थमा दिए, बहुत बिरादराना माहौल में, एहतराम के माहौल में, इज़्ज़त और तक़द्दुस के माहौल में। अब जो जवाब देना था वो तो PTI ने देना था। सही। PTI ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया है, हम इंतज़ार करते करते रहे, हम अपनी पार्टी की तरफ गए। अब आप बताएं, इसमें हम पर तक़ीद करने की शौकत यूसुफजई की तरफ से या PTI की दूसरी क़ियादत की तरफ से इसका क्या तुक बनता है। लिहाजा अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कमज़ोरियों के मलबे को JUI पर डालना ये सितम ज़रीफ़ी है, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने सफ़ों में देखिए, बार बार इस इत्तेहाद की कोशिश होने के बावजूद जो दोनों पार्टियाँ बार बार बैठ गई, क्या खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला की तरफ से मनफी बयानात नहीं आए? इस मकसद बुनियादी उससे ज़ाहिर यही हो रहा था कि वो इस इत्तेहाद को सबूताश करना चाहते और बावजूद तनकीद के वहाँ से तनकीद भी हो रहा था और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ही उसका जवाब भी नहीं देते रहे। तो इस सिलसिले में शौकत साहब जो कुछ बात करते हैं वो बजाय इसके कि हम पर तनकीद करें, वो अपने सप्पू में ज़रा देखिए और अपने गिरबान में जाएँ। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हाफिज़ हमदुल्ला साहब आपके वक्त का। और बिल्कुल अब जो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो कि बिल्कुल JUIF पर तकिया किए बैठी थी, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने के लिए मौलाना से मुलाकातें चल रही थी, उनको मनाने की कोशिशें चल रही थी ताकि एक साथ चला जाए और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक चलाई जा सके। लेकिन अब मौलाना के इनकार के बाद तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किल का शिकार दिखाई देती है और ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि अब दोनों जमातें मिलकर एक साथ नहीं चलेंगी। क्योंकि JUIF का अपना मौक़िफ़ है, उनका कहना है कि इत्तेहाद होगा लेकिन सिर्फ इशू टू इशू, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल अगर बात करें तो किसी किस्म का अलायंस नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में कुछ जिक्र हो जाए कैसे फनकार का जिसने अपनी 60 साल जिंदगी में से 44 साल लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। 16 साल की उम्र में, महज 16 बरस की उम्र में कमर्शियल थिएटर से अपने करियर का आगाज करने वाला ये फनकार बचपन में ही अपने टीचर्स, रिश्तेदारों और दोस्तों की एग्जैक्ट कॉपी करके लोगों को हंसाया करता था। कुदरत ने उसे टैलेंट अता किया था जिसे वो अपनी मुसलसल मेहनत और रियासत से
निखारता चला गया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मज़ाहिया फनकार, मिमिक्री आर्टिस्ट और मेज़बान कहलाया। दुनिया उस फनकार को मोइन अख्तर के नाम से जानती है। मोइन अख्तर पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क के दिलीप कुमार, राज कपूर, ऋषि कपूर, शाहरुख खान, सलमान और आमिर खान जैसे फनकार भी इनके मद्दाहों में शामिल हैं। मोइन अख्तर के बेटे मंसूर मोइन बताते हैं कि मोइन अख्तर की वफात के बाद मदम तसौ म्यूजियम की तरफ से इजाज़त तलब की गई कि वो म्यूजियम में मोइन अख्तर का मुजस्मा लगाना चाहते हैं, मगर मोइन अख्तर के घर वालों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि इस्लाम में मुजस्मा या बुत बनाना मना है। मदम तसाउ म्यूजियम में मोइन अख्तर का मुजस्मा तो सजाया नहीं जा सका, लेकिन चाहने वालों के दिलों में इनकी तस्वीर कभी धुंधली नहीं हो सकती। आज भी उनकी परफॉर्मेंसेस के जब आप क्लिप देखते हैं तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। नो डाउट। तो नाजरीन यहीं पर लेते एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मुस्तकबिल के मेहमारों की, यानी बच्चों की। आजकल वालिदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़ाई में शार्प हों, हर चीज़ जल्दी सीखें, दूसरों से आगे निकलें और दुनिया का मुकाबला करें। और सिर्फ ख्वाहिश नहीं, उनकी परेशानी भी यही होती है। कभी कहते हैं कि बच्चा ही ध्यान नहीं देता, कभी शिकायत होती है कि पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता, और बाज़ औक़ात तो वो ये भी नहीं जानते कि किस उम्र में बच्चे को क्या सिखाना है। और फिर हमें ये भी देखने को मिलता है कि बाज़ वालिदैन बहुत जल्दी अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करा देते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो दूसरों से पीछे ना रह जाए। लेकिन सवाल ये है कि पढ़ाई को बच्चों के लिए बोझ बनाए बगैर किस तरह उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, मौसर बनाया जाए, और क्या होम स्कूलिंग वाकई इतनी ज़रूरी है जितनी दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज डिस्कशन करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में स्टूडियो में दावत दी है एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड CEO कैम्ब्रिज वर्कशीट्स डॉक्टर सुमन राव। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप सुमन? शुक्र। सुमन, आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहली बात, जब बच्चा थोड़ा सा कहीं ना कहीं शार्प होने लगता है, समझदार होने लगता है, सीखने लगता है और फ़ौरन से माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इसको स्कूल में डाल दें, उससे पहले किसी तरह की स्किल या किसी तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाना, उनके साथ करवाना ज़रूरी है, या उनको डायरेक्टली हमें स्कूल में एडमिशन दिला देना चाहिए? एक एग्जाम्पल से बात करूंगी कि अगर आप स्टूडियो में आए और आपके पास स्क्रिप्ट ना हो, हाँ, और आपको बिठा दिया जाए कि बस बोलना है, आप क्या बोलोगे? दैट इज द सेम एग्जाम्पल कि जब छोटे से बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो डज इट मेक्स एनी सेंस? मैंने तो इवन तो ये देखा है कि वो माँ ना घसीट के वो बच्चा रो रहा होता है, उसको गेट से ले जाती हैं और फिर ना वो एक वहाँ पे छोड़ती हैं अपने आप से कि पीछे हो जाओ, फिर एक आया जी आती हैं, वो भी घसीट के लेके जाती हैं और उसको जाके क्लासरूम। ऐसी स्टडीज का आपने क्या करना? एक बच्चा जिसको आप फोकस कराने में लगे हुए हैं कि उसको ABC अलिफ बे और 1 2 आ जाए, वो बच्चा जो अभी तक वॉशरूम ट्रेंड भी नहीं है, जिसको ये भी नहीं पता कि मैंने ड्रेसिंग कैसे करनी है, मुझे अगर कोई हरास करेगा, मुझे कुछ कहेगा तो मैंने रिस्पॉन्स कैसे करना है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या उम्र होनी चाहिए, कब बच्चों को भेजना चाहिए स्कूल में? पहले तो कहा जाता था कि 3 साल का बच्चा हो गया इसे स्कूल भेजें जनाब। पहले तो बड़ा फखर होता था, साडा पुत्र जड़ा है डायपर पा के स्कूल जाना सी, मतलब पैम्पर उसने लगाया हुआ है लेकिन वो स्कूल जा रहा है और वो एक फखर की बात है। जो रिसर्च कहती है रिकमेंडेड एज जी 6 इयर्स, 6 इयर्स से पहले आप अपने बच्चों को स्कूल मत भेजें। 6 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जिसमें वो फ्रीली इंडिपेंडेंट है। लेकिन फिर मुझे सुमन ये बताए कि उस 6 सालों में माँ बच्चे को किस तरह डील करे, क्योंकि माओ को तो उस साल के बच्चे जो है काम भी नहीं करने देते, उनकी अटेंशन डाइवर्ट भी नहीं होने देते, किस तरह उनको डील करे, किस तरह ट्रीट करे? देखिए इस चीज को हमने मुश्किल बनाया है। सबसे मुश्किल जो एज होती है मुझे लगता है वो जब बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको 3 साल तक लेके जाना ही तो सबसे मुश्किल टाइम होता है। अच्छा। जब आपने सारा दिन उठना है, सारी रात उठना है, उसके बाद तो वो बड़ा हो गया है। लेकिन क्योंकि हमारे माइंड में ये एक चीज बैठी हुई है कि 3 साल के बाद बच्चा तंग करता है। समटाइम्स मुझे कोई 1-2 लेडी ने कमेंट किया, बच्चा अगर 6 बजे उठ जाएगा तो अब मैं क्या करूंगी? यार बच्चे जब आपने पाले हैं तो बच्चे पल नहीं जाते, बच्चों को पालना पड़ता है। अगर कोई बच्चा 6 बजे, अगर कोई बंदा आपके घर में कोई और फैमिली मेंबर भी अगर 6 बजे उठ गया तो इसका क्या मतलब? आप उसको बाहर निकाल दोगे? उसका मतलब ये है कि बच्चा आपका बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप उसको चीजें स्किल एक्टिविटीज करवाएं। अच्छा सुमन, अब ये बताएं कि होम स्कूलिंग की बड़ी बात होती है, तो ये बताएं ये सबके लिए रेकमेंडेड है और किस तरह से इसको किया जाता है, क्या इसकी प्रॉस एंड कॉन्स है? देखिए होम स्कूलिंग
हमने एक बड़ी हवा बना दी है कि होम स्कूलिंग का मतलब है बच्चे घर पे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा और बच्चे सोशलाइज भी नहीं होगा। मैं खुद होम स्कूलिंग तो सबको करनी चाहिए, ठीक है, मुझे भी क्या करनी है चाहिए, जरा डिफाइन कर मुझे भी दीजिए। पढ़ना चाहिए घर पे। हमने जो किस एक तरीके से वो भी जरा बता हमने जो दें। एक नया अम्मा अब्बा ढूंढा हुआ है, सुबह का अम्मा अब्बा स्कूल और जो शाम का अम्मा अब्बा है वो ट्यूशन, तो अगर अम्मा अब्बा खुद अम्मा अब्बा बन के बच्चों को घर पे थोड़ा सा टाइम देकर पढ़ा ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं पढ़ा सकते कुछ नया, तो जो स्कूल ने करवाया हुआ है उसी को ही रिपीट करवा ले। बिल्कुल ठीक। वो भी नहीं कर सकते, चले छोड़े, ये पूछने आपने आज क्या पढ़ा, आप मुझे भी पढ़ा दो आपने क्या पढ़ा। अगर पेरेंट्स कहते हैं कि यार हम पढ़े लिखे नहीं है, चाहे वो जो न्यूटन आए थे वो सारे उनके अम्मा अब्बा शायद कोई पीएचडी स्कॉलर्स थे जो वो पढ़े लिखे नहीं थे, अगर पेरेंट्स का चलो एक ये अलमिया कि जी हम पढ़े लिखे नहीं, हम नहीं करवा सकते, तो फिर आप बच्चों से यही पूछ लें कि बेटा आपने आज किया क्या है, क्या पढ़ा आपने क्या सीखा। अच्छा चलो मुझे ही थोड़ा सा ये सिखाओ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ये क्या चीज है। तो होम स्कूलिंग अच्छा का मतलब है घर पर हमने जब पढ़ाना। लास्ट टाइम भी आपको अपने प्रोग्राम में दावत दी थी तो हमने कैम्ब्रिज वर्कशीट्स पे बात की थी, हमने स्कूल के निसाब पे बात की थी। आज क्या डिफरेंट हमारे लिए लेकर आई हैं जो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर सकें? सबसे मुश्किल ना पेरेंट्स का एक अलमिया था, वो ये कहते थे कि जब हमारे बच्चे छोटे हैं हमें ये नहीं पता उन्हें पढ़ाना क्या है, एंड दे वर राइट। आप देखें कि स्कूल से अगर बच्चा आया उसके पास कोई ऐसा मीडियम ही नहीं है प्रैक्टिस करने का, वो बुक पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता, स्कूल ने मना की है, वर्कबुक प्रिंट कर सकता, टीचर ने मना की है, रजिस्टर्स एम्प्टी, जो कॉपीज हैं वो खाली हैं। तो पेरेंट्स का एक मोटिव था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस करवाने के लिए, तो हमने उनके लिए पूरा सिलेबस निकाला। यू हैव द सिलेबस एंड यू हैव द प्लानर, कि आपने वीक 1 एंड वीक 2 में क्या करवाना है, पूरे साल का सिलेबस आपको दे दिया कि ये ले। जो आपको हाइड एंड सीक गेम आपके साथ खेली जाती है कि नेक्स्ट टर्म में ये होगा और हम देंगे प्लानर और हम बताएंगे, भैया उनका बेटा है, उनको बताएं कि क्या करवाना है आपने। आप एक दफा शेड्यूल तो दें कि उनका बच्चा पूरे साल में करेगा क्या। हमें यही नहीं पता होता कि हमारे बच्चे ने एंड ऑफ द टर्म पढ़ना क्या है, वो किस काबिल होगा। आइदर वो सिर्फ इसी काबिल होगा कि वो एग्जाम देकर और उसके बाद वो भूल जाएगा, या वो इस काबिल होगा कि उसको हर चीज आती होगी। तो हमने पेरेंट्स को एक पूरा मीडियम दिया कि ये ले, ये पढ़ाएं, एंड दिस इज द इंटरनेशनल सिलेबस। वो सिलेबस नहीं है जो 50-55 साल से चेंज नहीं हुआ, ये वो सिलेबस है जो हर साल बाद चेंज होता है और इसके अंदर सिर्फ एक्टिविटीज है, स्किल, जो हम कहते हैं कि बच्चों को स्किल सिखाएं, रट्टा मत लगवाएं, वो भूल जाएंगे बाद में। और देखिए नुकसान तो आपका ही है ना, अल्टीमेटली बच्चा तो आपका ही है। स्कूल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, ट्यूशन टीचर ने नहीं लेनी, आप नहीं लेने। तो आप जो 3-3, 4-4 जॉब्स कर रहे हैं उससे बेहतर है एक जॉब छोड़ के वो टाइम थोड़ा बच्चों को दे दें आप। सुमन, आप इतनी अच्छी बात बीच में कर रही हैं कि बच्चों को अटेंशन वालिदैन को खुद देनी चाहिए, तवज्जो देने की ज़रूरत है, सिखाएं खुद से, कलर्स के साथ उनके साथ खेलें, उनको लेटर्स के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया सुमन, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा जब भी आती हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के साथ आप एम्फसाइज करती हैं कि क्या चीज़ें बच्चों के लिए ज़रूरी हैं और किन चीज़ों को हमें निगलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं आलमी मंजरनामे से। कैथलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस 88 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। पॉप फ्रांसिस पहले लातीनी अमरीकी पेशवा थे। उन्होंने 2013 में पॉप का मनसब संभाला और 12 साल तक मसीहियों के रूहानी पेशवा रहे। पोप फ्रांसिस का असल नाम होर्खे मारियो बर्गेलियो था। वो 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में पैदा हुए। पोप बनने से कबल वो अर्जेंटाइन के आर्च बिशप थे। उन्हें 13 सितंबर 2013 को पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद इस मनसब के लिए चुना गया था। और इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करते हैं कि पॉप फ्रांसिस अपनी आजिज़ी, माहौलियाती इंसाफ और इस्लाहात पर तवज्जो के लिए जाने जाते थे। वो गजा में जंगबंदी के लिए मुसलसल कोशिश भी कर रहे थे। ईस्टर के मौका पर उन्होंने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा एक बार फिर दोहराया और कहा कि इसराइल को गजा पर हमला फौरी बंद कर देना चाहिए। पॉप की वफात के बाद कैथोलिक चर्च में आपको बताएं कि एनम का आगाज होता है और जो कि नए पोप के इंतखाब तक का अरसा है। इस दौरान दुनिया भर के 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स वेटिकन में जमा होते हैं और कॉन्क्लेव के जरिए नए पोप का इंतखाब किया जाता है। यह अमल खुफिया रायशुमारी पर मबनी होता है और जब सफ़ेद धुआं निकलता है तो इसका मतलब होता है कि नया पोप मुंतखब हो गया है। तो नाजरीन, इसी इंफॉर्मेशन और न्यूज़ के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मौसीकी जो है दिल को छू लेने वाली, रूह को सुकून देने वाली और जज्बात को बेदार करने वाली चीज़ है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि माजी में कुछ धुनें ऐसी भी थीं जिन्हें सुनने वाले, गाने वाले अपनी जान से हाथ धो बैठे।
जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन 7 पुरस्कार धुनों की जिनके गिर्द कहानियां, साजिशें और खौफनाक अफवाहें गर्दिश करती रही हैं। उनमें सबसे पहला गीत है 1933 में हंगरी में तैयार होने वाला ग्लूमी संडे। और इस दुखी गीत की अगर हम बात करें तो इस दुखी गीत को सेल्फ मर्डर सॉन्ग भी कहा जाता है। और बिल्कुल सेल्फ मर्डर सॉन्ग तो है ही है। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि जब हम मौसीकी की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक इस तरह की मौसीकी है जो कि इस फहरिस्त में दूसरा जो नंबर है वो है द कर्स ऑफ द नाइट का। ये दरअसल मौसीकी की दुनिया का एक पुरअसरार अकीदा है जिसके मुताबिक जो मौसीकार अपनी जो 9th सिम्फनी है मुकम्मल करता है वो जल्द फौत हो जाता है। बीथोवन और शूबर्ट जैसे अजीम कंपोजर की मौत भी 9वीं धुन की तकमील के बाद हुई थी। एलेक्सी मिजरेरे एक रूहानी धुन है जो कि सिर्फ वेटिकन के खास मौके पर ही गाई जाती थी। और इन धुनों से मुतालिक हमने आपको बताया। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज़राअत की जो मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस वक्त गंदम की कटाई का सीजन अरूज पर है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम के काश्तकारों के लिए बड़े फैसले सामने आए हैं। 110 अरब रुपए के बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है। इस पैकेज के तहत 5.5 लाख काश्तकार बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। गंदम के काश्तकारों को 5,000 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे, जबकि किसान कार्ड के जरिए माली मुआवनत, आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट और 4 माह की मुफ्त स्टोरेज की सहूलत भी शामिल है। दूसरी जानिब किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद हुसैन बाट ने इस हुकूमती पैकेज को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर फी मन गंदम की कीमत का तयन ना किया तो किसान इस्लामाबाद में भूख हड़ताल पर मजबूर हो जाएंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद हुसैन बाट साहब। बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन साहब आपके वक्त का। सर, कहिएगा कि पंजाब हुकूमत ने गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है जिसमें बराह रास्त माली मुआवनत, टैक्स में छूट और स्टोरेज की सहूलत भी शामिल है। आपको इस किसान पैकेज पर एतराज़ात क्यों हैं? और हम देख रहे हैं कि पिछले साल से ही गवर्नमेंट ने गंदम की जो खरीदारी है उससे खुद को अलग कर रखा है, तो ये पैकेज भी अनाउंस किया गया है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया ना कि 110 अरब का, वो कहते हैं कि 100 अरब जो है ना वो किसानों को नहीं दे रहे। वो 100 अरब जो एक थर्ड पार्टी है जिसमें बड़े बड़े सरमायादार हैं वो उनको 100 अरब दे रहे हैं कि वो जो गंदम खरीदेंगे उनका जो बैंक ऑफ पंजाब का इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट पंजाब उनको पे करेगी। तो 100 अरब तो डायरेक्ट सरमायादार को मिल गया। बाकी वो 15 अरब रुपए कहते हैं कि हम 5.5 लाख किसानों को देंगे जिसपे वो डायरेक्ट उनको हम देंगे। वो हमें 900 से 1000 रुपए जो है ना मन जो है ना हमें मिलता है, एकड़ मिलता है। तो क्या हमारा 40-50 हजार रुपए एकड़ जो हमारा अखराजात आता है वो 900 रुपए एकड़ पे हमारा गुजारा हो सकता है? मैं सीएम पंजाब से बार बार अपील कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते आप सरमायादार निजाम लेके आ रहे हैं। निजाम क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद है कि जो एक सरमायादार आएगा वो किसान से गंदम खरीदेगा और किसान से गंदम किस रेट पे खरीदेगा। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है वो 200 अरब दें सरमायादार को, 300 अरब दें, हमें कोई इतराज नहीं, उनकी मर्जी है। लेकिन जिस दिन सरमायादार हमसे गंदम खरीदेगा उस दिन हमारी गंदम का रेट क्या होगा? हम पंजाब गवर्नमेंट से यही मुतालबात करते हैं कि आपने एक सरमायादार को बुलाया और उसको कहा है कि आप इनसे गंदम खरीदे और 100 अरब देंगे। क्या वो उस दिन हमारी गंदम का क्या रेट होगा? फिर वो स्लिप देगा जो हम जाके बैंक से ले आएंगे। ये तो वो करप्शन का बाजार गर्म हो जाएगा कि वो सरमायादार गंदम तो हमारी, आपको पता है जनूबी पंजाब में 50% सेल हो गई है। अपर पंजाब की कटाई शुरू है, वो भी सेल शुरू हो गई है। तो अब तो जो मिडिल मैन है, जो सरमायादार है, वो स्लिप अपनी बनाएगा, अपने बंदे को देगा, बैंक से ले लेगा और उसके बाद वो मार्केट गिरा के कहेगा जी खालिद साहब बताइएगा, पंजाब हुकूमत तो कहती है वो खाद, अदवायात और दीगर ज़रूरी इखराजात पर सब्सिडी फराहम कर रही है, फिर किसान तंजीमें सिर्फ फी मन गंदम की कीमत के तयन पर क्यों बाज़िद हैं? जी बिल्कुल, आप देखें ना, वो कहते हैं किस चीज की कर रहे हैं। हमें उन्होंने किसान कार्ड दिया था जिसपे उन्होंने कहा था कि आप जो है ना डीएपी और यूरिया खाद खरीद लें, बाकी 3 महीने के बाद 6 महीने बाद आप इसका हमें पैसे दे दें, वरना आपको कर्जे के सूद के साथ हम आपसे पेमेंट लेंगे। जो डीएपी मार्केट में
11,500 की मिल रही थी, वो हमें उस कार्ड पे 12,000 की मिली। वो इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, वो 6 महीने के लिए फ्री लोन दिया था। अब वो लोन हमारे सर पे आ गया है, गंदम का हमें रेट नहीं मिल रहा। अभी अगर हमने इस महीने गंदम को रेट ना दिया तो उस पर इंटरेस्ट सूद शुरू हो जाएगा, बल्कि इश्तिहार शुरू हो गए कि अगर इस महीने तक आपने न दिया तो आप पे सूद लगा देंगे। तो वो तो पैसे नहीं दिए थे, वो 6 महीने के लिए हमें उन्होंने कहा था स्प्रे खाद खरीद लें, वो भी जो मार्केट में 500 रुपए महंगी किसान कार्ड पे मिली है। तो हम गवर्नमेंट पंजाब से हमें कोई देखो, कोई हमारी कोई जाती रंजिश या कोई पार्टी या कोई नहीं, हम तो सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि सिर्फ गंदम का रेट ऐड कर दें। खालिद साहब जो हैं वो अपने मुतालबात बता रहे थे। उनका कहना था कि जो भी हमें इस वक्त हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि हम आपको ये इसी तरह से फैसिलिटेट करेंगे और कुछ सहूलियात देंगे और आपकी हर तरह से माली मुआवनत करेंगे, तो उनका कहना है कि ये माली मुआवनत जो है ये किसानों तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि ये सरमायादाराना निज़ाम को फ़रोग़ दिया जा रहा है और जो बड़े सरमायादार हैं वही सिर्फ इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भी 3900 रुपये फीमन गंदम खरीदारी का हुकूमत की जानिब से रेट निकाला गया था, लेकिन हमने देखा था कि 2700 रुपये 2800 रुपये भी जो फ्लोर मिल्स हैं उनकी जानिब से गंदम खरीदी गई किसानों से। और अब भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि 4200 रुपये फीमन गंदम का जो रेट है वो तय किया जाए, हुकूमत इसका ऐलान करे। लेकिन देखना ये होगा कि अगर ये ऐलान हो भी जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले साल से ही गवर्नमेंट ने गंदम खरीदारी के अमल से ख़ुद को अलहदा कर लिया था और इस साल भी हुकूमत इससे लाताल्लुक दिखाई देती है, लेकिन बहुत सी मराद का सहूलियात का ऐलान करिए। लेकिन किसान तंजीमें इस बात से नाखुश हैं, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, भूख हड़ताल की धमकी भी देखते हैं। तो देखना ये कि आने वाले दिनों में ये गंदम खरीदारी का जो मामला है ये ऊंट किस करवट बैठता है, इससे मुतालिक हम आपको आगाह रखेंगे। फिलहाल एक दिलचस्प खबर आपके साथ शामिल करते हैं दुबई से, जहां की एक वायरल चॉकलेट बार ने हाल ही में दुनिया भर में पिस्तों की किल्लत ही पैदा कर दी है। ये चॉकलेट बार जिसका नाम कांट गेट कुनाफा ऑफ इट है, 2021 में दुबई के मारूफ चॉकलेटियर फिक्स ने इसे मुतारिफ करवाया था। इस चॉकलेट में दूधिया चॉकलेट, पिस्ते की क्रीम और कुनाफा की लेयर्स शामिल हैं। 2023 के आखिर में एक टिकटॉक वीडियो के जरिए ये चॉकलेट वायरल हुई, जिसे 120 मिलियन से जायद बार देखा गया और उसके बाद दुनिया भर में इसकी मांग में बेपनाह इजाफा हुआ है। और नाजरीन, आई गेस कुनाफा चॉकलेट तो है, हर किसी ने ट्राई कर ली होगी और इतने मज़ेदार है उसका, तो मेरे ख्याल में सुरूर और टेस्ट ही और तरह का। मजीद आपको बताते हैं, इस गैर मुतवक्का मांग ने आलमी पिस्ता मार्केट में दबाव डाला, जिसके नतीजे में पिस्ते की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। मिसाल के तौर पर अमेरिका में पिस्ते की कीमत $7.65 फी पाउंड से बढ़कर $10.30 फी पाउंड तक पहुंच गई है। इसके अलावा ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को पिस्ते की बरामदात में 40% इजाफा किया ताकि बढ़ती हुई ये जो तलब है पूरी की जा सके। आलमी सतह पर पिस्ते की इस किल्लत ने तुर्की जैसे ममालिक में बेकरी सनत को भी मुतासर किया है, जहाँ बेकरी मालिकान ने पिस्ते की कमी के बायस शाम से पिस्ते की दरामद शुरू कर दी है। ये वाकई इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला एक मकामी चॉकलेट आलमी सतह पर सप्लाई चेन्स और मईशत पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है। तो जनाब, ये थी एक मीठी सी खबर जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। और एक और खबर है जो कि मसनूई ज़हानत पर मबनी चैटबॉट चैट GPT से मुतालिक है। ये एक बार फिर सारिफीन की तवज्जो का मरकज है, लेकिन इस बार वजह कुछ परेशान कुन है। सोशल मीडिया पर कई सारिफीन शिकायत करते नजर आए कि चैट GPT उनका नाम लेकर उन्हें मुखातिब कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, हालांकि उन्होंने तो अपना तारुफ ही नहीं करवाया और ना ही कोई जाती मालूमात चैट GPT को फराहम की। इस तर्ज अमल को बाज़ अफराद ने खौफनाक और प्राइवेसी की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया है। एक मारूफ डेवलपर ने अपनी चैट का जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर करते हुए कहा कि ये हद दर्जा खौफनाक है। मैंने फीचर बंद करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये फीचर कैसे बंद किया जाए। इसी तरह एक और सारिफ ने तबसरा करते हुए कहा कि चैट GPT कहता है कि डिनाइल XYZ काम कर रहा है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा काम करने के लिए। माहिरीन का कहना है कि ये सब कुछ चैट GPT के नए मुतारिफ करदा मेमोरी फीचर का नतीजा है। ये फीचर सारिफ की बात और दिलचस्पियाँ, आदात और उनका लाइफस्टाइल और तर्ज गुफ्तगू को याद रखता है, ताकि चैट बोट आइंदा बातचीत में ज़्यादा तौर पर ज़ाती और मददगार बन सके। OpenAI के मुताबिक ये फीचर चैट बोट को इस काबिल बनाता है कि वो सारिफ की पसंद नापसंद को समझे, उसके लाइक डिसलाइक्स को एनालाइज करे और उसी के मुताबिक तहरीरी मदद, मशवरे या सीखने के अमल में उसकी रहनुमाई कर सके।
आपको मज़ीद बताते हैं, जहां कुछ अफराद इस फीचर को एक इंटरेस्टिंग और जदीद सहूलत के तौर पर देख रहे हैं, वहीं बहुत से लोग इसे अपनी निजी ज़िंदगी में मदाखलत समझते हैं। उनका कहना है कि ये बात वाज़े नहीं है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है किस हद तक महफूज है और आया ये कंपनी के मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही है, या ओपन AI के जो CEO हैं सैम ऑल्टमैन ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि आरफीन चाहें तो वो मेमोरी फीचर को बंद कर सकते हैं या मुकम्मल तौर पर मेमोरी से ऐप आउट कर सकते हैं। तो ये थी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आजकल चल रही हैं, आपके साथ हमने शेयर की। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। और बिल्कुल सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो बड़े तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार हैं और वो इसका इजहार भी कर रहे हैं। तो जनाब चैट GPT तो आपका नाम लेकर आपका तारुफ करा के आपको मुखातिब कर रहा है। हम आपका नाम लिए बगैर तारुफ करवाए बगैर आपसे मुखातिब है और आपको कह रहे हैं कि आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम के आखिर तक हमारा साथ देना है। हम एक ब्रेक से वापस आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, ज़मीन हमारा पहला और आखिरी घर है। ये सिर्फ मिट्टी का एक गोला नहीं है, बल्कि वो माँ है जो हमें छाँव देती है, हवा देती है, पानी देती है और जिंदगी बख्शती है। हम आसमान छूने के ख्वाब देखते हैं, चांद पर कदम रखने की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़मीन के बगैर हमारी कोई पहचान, कोई बका मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल, यही वो जगह है जहाँ हम पैदा होते हैं, जीते हैं और एक दिन लौट कर इसी में चले जाते हैं। इसकी हरियाली हमारी आंखों की ठंडक है, इसका सुकून हमारे दिल की तस्कीन है। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ जैसी ज़मीन को आलूदगी, कटाई और बेहिस्सी की भेंट चढ़ा रहे हैं। दुनिया भर में 1970 से हर साल 22 अप्रैल को ज़मीन का आलमी दिन मनाया जाता है। ज़मीन के कुदरती सिस्टम को दरपेश खतरात से मुतालिक आगाही पैदा करने का आगाज़ सन 1962 में मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट से हुआ था, जब दुनिया भर के ममालिक अंधाधुंध सनतें और फैक्ट्रियां कायम कर रहे थे। इस बायस आलमी दर्जा हरारत में इजाफा होना शुरू हो गया और बढ़ती हुई मौसमी तब्दीलियों के बायस ज़मीन के कई इलाके मुतासर होने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस दिन के लिए हर साल एक थीम मुंतखब किया जाता है और इस साल का थीम है आर पार आर प्लैनेट, यानी हमारी ताकत हमारी ज़मीन। ये थीम ख़ास तौर पर हमें याद दिलाता है कि अगर हम काबिल तजदीद तवानाई जैसे सूरज, हवा, पानी को तरजीह दें तो हम ज़मीन को ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। मगर सवाल यह है कि हम आम लोग क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ हुकूमतों पर छोड़ देना काफ़ी है या हम भी कुछ बदल सकते हैं? यही जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट मरियम शब्बीर। मरियम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ज़मीन का आलमी दिन मनाने का बुनियादी मकसद क्या है और ये दिन आपके लिए ज़ाती तौर पर क्या अहमियत रखता है? जी बिल्कुल, ये जो ज़मीन का आलमी दिन मनाया जाता है, इसका मकसद लोगों को शऊर देना होता है। और ना सिर्फ लोगों से मुराद मेरी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है बल्कि कलेक्टिवली एफर्ट्स इस साल जो है वो खासतौर पर एम्फसाइज करने को भी क्या किया गया है। बट इन जनरल बिजनेसेस को, पॉलिसी मेकर्स को, आम पब्लिक को, किसी भी सेक्टर से किसी का भी ताल्लुक हो तो उनको शऊर देने के लिए कि हमारे पास एक ही ज़मीन है, इसी पे हमें सरवाइव करना है और बाकी हयातियात के लिए किस तरह इसको बेहतर बना सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इस साल का जो मेन थीम जो है वो इसी चीज़ पर फोकस करती है कि 2030 तक हर एक मुल्क को, हर एक शहर को ये एफर्ट करनी चाहिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, यानी कि जो एनर्जी पैदा करने के जो साफ तरीके हैं, फॉर एग्जांपल सूरज से, पानी से, हवा से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकें, उसको साफ जो है वो 3% जो है वो ज्यादा। ठीक है मरियम, वैसे तो साइंटिस्ट मून और मार्स पे भी जिंदगी तलाश कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है मरियम? मरियम, वैसे तो साइंटिस्ट जो है मून और मार्स पे भी ज़िंदगी तलाश करें, डिस्कवर करने की कोशिश करें, लेकिन अभी हम अर्थ को ही कंसिडर करते हैं जो कि हमारी ज़मीन है। हम इसी में पैदा हुए, इसी में चले जाना है। मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगी, ये जो थीम है आर पावर आर प्लैनेट, इसका बेसिकली क्रक्स क्या है? इसका अगर इसको आप एलैबोरेट करना चाहिए, ये जो थीम है क्या पैगाम देता है? अपनी कैपेसिटी में हम जो है काम करें और जो खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उन पे हुकूमतें तवज्जो दें और जो अभी एग्जिस्टिंग आपके जो टारगेट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के हर कंट्री के, उससे 3 टाइम्स मोर एफर्ट करके 2030 तक जो है वो
टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करूं तो 2030 तक पाकिस्तान जो है वो 60% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने का जो टारगेट 2021-2022 में सेट हुआ था वो अभी तक 30% तक हम पहुंचे हैं। जो अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स हमारे पास है पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग, वो 30% है 2025 में। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, कैपेसिटी और पैसा जो है वो 2030 तक पाकिस्तान को 60% टारगेट पूरा करने के लिए जो है वो मजीद जो है वो पैसे दरकार है और इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ दरकार है। इसी तरह हर मुल्क को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट होने की जो है वो बात ये पर्टिकुलर टीम बताती है आपको कि आपको फॉसिल फ्यूल कम करने हैं। फॉसिल फ्यूल से शिफ्टिंग का एक अलग प्रोसेस होता है, उस पर आपको इन्वेस्टमेंट्स और अवेयरनेस और पॉलिसी साथी कैसे करनी है, इस पर काम करने को कहा गया है। चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, पर्सनल कैपेसिटी में आप अपने किस तरह से जो है वो चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे कि पाकिस्तान में बात करें तो सूरज, हवा और पानी से जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी तरफ मूव करने की बात की गई है। अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं तो 25% इस तक पाकिस्तान जो है वो हाइड्रो यानी कि पानी से रिन्यूएबल एनर्जी लेता है और 5% जो है वो हवा और सूरज से फिलहाल ले रहा है। तो इस टारगेट्स को मजीद 30% 2030 तक पाकिस्तान को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, इस टारगेट को बढ़ाने की जरूरत है। मरियम, ये भी जरा बता दें, वैसे तो हमने अपनी जमीन को तबाह करने में कोई किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि जमीन को लाहक खतरात में से वो मोहलिक तरीन मसाइल कौन से हैं जो जमीन की तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, तो आप क्या पॉइंट आउट करेंगी, क्या आपका आंसर होगा? इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मैं तो सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान को समझती हूँ, क्योंकि इंसानों की जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं और इसमें एनवायरनमेंट को जो नजरअंदाज किया गया है, इंसान ही उसका रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऑफ कोर्स इंसान की वजह से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस है हर एक मुल्क जो कर रहा है, स्पेशली जो आपके डेवलप्ड ममालिक हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आपके पास यूएस है, चाइना है, यूरोपियन ममालिक हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, इंडिया है आपका जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ग्लोबल एमिशंस में। तो वो फिर आपका दर्जा बढ़ाता है। एक्सट्रीम आपके वेदर पैटर्न्स होते हैं, इस्लामाबाद में जैसे यालाबारी पिछले हफ्ते हुई, तो इस तरह की फ्लडिंग होती है, हीट वेव्स आपकी आती हैं। तो मेन कल्प्रिट आपका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और ग्लोबल वार्मिंग में और भी जो गैसेज आती हैं वो हैं। और जो रिन्यूएबल की तरफ अगर आप शिफ्ट करेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं इनमें जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो कमी आएगी, जिसकी वजह से आपका दर्जा हरारत, जो टेम्परेचर आपका दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हो रहे हैं, वो मिनिमाइज वक्त के साथ साथ होते जाएंगे अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट और एफर्ट्स की जाएं तो। बिल्कुल ठीक। मरियम, हमें इस हवाले से भी बात कीजिए, आगाह कीजिए कि ज़मीन की बका के लिए काबिल तजदीद तवानाई यानी रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सूरज, हवा, पानी का किरदार कितना अहम है और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए काबिल तजदीद तवानाई को अपनाने में किन रुकावट बन रहे हैं, कौन सी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं? पाकिस्तान डेफिनेटली बहुत ब्लेस्ड है कि वहाँ पर सूरज आपको इवन सर्दी में भी बहुत टाइम पे मिलता है। आपके पास पानी का तो खैर आप क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हो, तो मैं ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी कि हाइड्रो से जो है वो मजीद एनर्जी जो है वो ली जाए। लेकिन हवा कुछ इलाकों में, खासतौर पर सिंध के इलाकों में विंड टर्बाइंस लगाई जा सकती है, जिससे आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आप कर सकते हैं। तो पोटेंशियल तो पाकिस्तान में हवा और सूरज को लेके बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारे पास एक तो थोड़ा सा कैपेसिटी का फुकदान है, लेकिन वो इस कदर क्राइसिस में नहीं है। हमारे पास करंट कैपेसिटी काफी है कि अगर वो रिसोर्सेज हमारे पास हो, पाकिस्तान के पास जो बजट हो जिसके लिए पैसा दरकार है, जो कि हम एक क्लाइमेट हमारा जो है वो डिजास्टर खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, अभी हीट वेव्स आ जाएंगी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ सेक्टर के ऊपर आपका इम्पैक्ट आ जाएगा, आपका इकोनॉमी, ये जो यालाबारी हुई है इसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर और फ्रूट्स और ये सारे इम्पैक्ट हुए। तो एक के बाद एक जो क्लाइमेट चेंज आफत ढा रहा है उसकी वजह से आपकी बार बार बजट जो है वो पाकिस्तान का जो है वो अफेक्ट होता रहता है। तो आपको जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस आ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने के लिए पाकिस्तान में। अच्छा मरियम, क्योंकि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर सोलर की तरफ मूव करना है तो सोलर पैनल्स चाहिए। सोलर पैनल्स पाकिस्तान में बन तो रहे हैं, लेकिन जो उसकी इनिशियल कॉस्ट है इंस्टॉल करने की हर एक घर पे वो काफी ज्यादा होती है और हर एक फैमिली वो अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो इनिशियल कॉस्ट भी बेयर करके सोलर पैनल्स को लगाएं। अच्छा मरियम, आपने देखा होगा कि अभी पंजाब हुकूमत की जानिब से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्स भी मुतारिफ करवाई गई है। मज़ीद बताइए, हम भी मीडिया भी आवाज़ उठा रहा है इस पर, हुकूमत, मीडिया और तालीमी इदारे, इन तीनों का माहौलियात की आगाही बढ़ाने में
क्या किरदार अदा जो है वो उन्हें करना चाहिए और किस तरह से जो अपना बेहतर रोल है वो प्ले कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं मिलकर? जी, मेरा ख्याल है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे हैं जो कि स्कूल लेवल से स्टार्ट होते हैं, इसके अलावा हमारा जो एचईसी है, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ में, क्योंकि आप देखें कि इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत ही पुराने ज़माने का सिलेबस पढ़ाया जाता है। अपडेटेड सिलेबस आपका क्लाइमेट चेंज या आगाही से मुतालिक नहीं मिलता है आपको इवन यूनिवर्सिटी लेवल पर ही। तो हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, महकमा तालीम के जो इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो सिलेबस में बचपन से लेके बच्चों के सिलेबस में इंक्लूड करें बेसिक चीजें कि दरख्त की अफादियत क्या है, आप जो है वो कार पर ट्रैवल करते हैं तो क्या उसकी एमिशंस होती हैं, आप साइकिल पे करेंगे तो उसके क्या आपको फवायद होंगे, पानी बचाने के हवाले से बात करें, प्लास्टिक यूज पर बात करें कि किस तरह से माहौल के लिए बुरा है। तो वो आप स्कूल लेवल से जब एजुकेट बच्चों को करना शुरू करते हैं तो फिर शुरू से ही आगाही आ जाती है, एक जो आप अकाउंटेबिलिटी फैक्टर बच्चों में आ जाता है, तो वो ना सिर्फ खुद सीखते हैं और अमल करते हैं बल्कि घर में भी जाके बताते हैं और वो सीखते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म होता है। इसके अलावा हुकूमती सतह पर ऑफ कोर्स पॉलिटिकल विल की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं। पाकिस्तान में एयर क्वालिटी का बहुत ज्यादा इशू है हर शहर में। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जो कम एमिशन कंट्रीब्यूट करे। इसके अलावा आपका जो प्राइवेट सोसाइटीज फैले जा रही है जिसमें एनवायरनमेंट को कोई फैक्टर ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो हुकूमतों को चाहिए, रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को, कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो बिगर प्रोजेक्ट्स के लिए होती है उसको जरूर मद्देनजर रखें। जो डोमेस्टिक ट्रीज हैं यानी इंडिजिनस ट्रीज जो होते हैं, जो लोकल ट्रीज होते हैं, उनको लगाएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो आपके पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। वो तितली लाएंगे, जुगनू लाएंगे, इस तरह की बाकी हयात को भी अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपका इकोसिस्टम बेहतर करेगा और आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। ये जो कॉन्क्रीट का जंगल बनता जा रहा है, इस तरह पॉलिसी साजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हुकूमत को करने की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ठीक मरियम, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कि बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत को करने की ज़रूरत है, माहौल को बचाने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स इस मौके पे लेने वाले हैं जो कि, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है और इसको बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी अर्थ को सेव करने के लिए हमें इसी अर्थ से एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी है अपनी कंजप्शन के लिए और साथ ही साथ इसको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। तो अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ही मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे हेल्थ सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख की पहली तवील मुद्दती तहकीकी रिसर्च पाक सेहत की, जिसकी इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ये तहकीक पाकिस्तानी नौजवानों में दिल की बीमारियों के खतरात और उनकी वजूहात को समझने के लिए 10 साल पर मुहित एक साइंसी और अमली काविश है। इस रिसर्च में इब्तदाई तौर पर जिन खतरात की निशानदेही की गई है वो वाकई परेशान कुन है। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के 30 साल से कम उम्र सेहतमंद नौजवानों में भी दिल की शरियानियों का मसला आ रहा है। 40% से ज़्यादा नौजवानों का ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल खतरे की हद के करीब है। इसके अलावा हैरानकुन तौर पर कई नौजवान ऐसे भी हैं जिनमें कोई ज़ाहरी सिम्टम्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनके जो दिल की शरियानें हैं वो तंग होती जा रही हैं। ये रिपोर्ट ना सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल की तर्ज ज़िंदगी, खुराक और जहनी दबाव के मसाइल को नुमाया करती है, बल्कि ये भी बताती है कि दिल की बीमारी अब सिर्फ उम्र रसीदा अफराद का मसला नहीं रहा, बल्कि ये नौजवान नस्ल के दरवाजे पर भी दस्तक दे चुकी है। इस रिपोर्ट की अहम निकात पर रोशनी डालने और मजीद रहनुमाई फराहम करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर बिलाल मोहयुद्दीन साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब, हमें ये बताएं कि पाक सेहत की तहकीक की नौयत और इसकी अहमियत क्या है, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, और ये जो इससे पहले रिसर्चेज हो चुकी हैं उनसे किस तरह डिफरेंट है ये? देखिए, रिसर्च मुख्तलिफ किस्मों की होती है। आम अल्फाज में समझाने के लिए एक वो रिसर्च है कि जो आप ये देखते हैं कि हो क्या रहा है जी, आप जगह जगह के इलाकों में लोगों को मुआयना करते हैं, कहाँ काले हैं, कहाँ सफ़ेद है, कहाँ लंबे हैं, कहाँ छोटे हैं, उनकी खुराक क्या है। एक वो रिसर्च है। एक दूसरी तरफ एक और रिसर्च होती है जिसमें आप कोई ना कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपने किसी को ख़ास चीज़ खुराक में देते हैं और देखते हैं उससे क्या ताकत में, तवानाई में फ़र्क आता है। ये जो रिसर्च है ये बेसिकली वो पहली वाली है जिसमें उन्होंने ये जाके देख रहे हैं कि भाई कि हो क्या रहा है। जब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपके मुल्क में प्रॉब्लम की नौयत और शिद्दत क्या है,
तो फिर आप उसका नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं। इस रिसर्च का असल मकसद ये है। अब इसमें जैसे कि आप लोगों ने भी पॉइंट आउट किया कि इसमें अर्ली ऑनसेट ऑफ डिजीज़, और इसको पहले तो ये यहाँ तक था कि भाई ये ख्याल था, ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन अब उसको एक अमली जामा पहना के उसका सीटी स्कैन मरीजों का होता है, जिससे लोगों को ये देखा जाता है वो कहाँ पे है। आम तौर पे आप कब जाते हैं डॉक्टर के पास? जिस वक्त आपको तकलीफ होती है। बिल्कुल। ये उससे पहले का है कि आपको अगर तकलीफ है या नहीं है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने आपको जनरल पॉपुलेशन से जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको असेस किया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि आप एक जनरल प्लान बना सकते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स इस तरह से आ रही हैं और उसको आगे से, जैसे कि आपने कहा ना कोलेस्ट्रॉल का इशू, अब आपको रोज़ चीज़ें सुनने में मिलती हैं मीडिया पे और दाएं बाएं पे, सोशल मीडिया पे कि जी कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं। कोलेस्ट्रॉल का इशू है। जब तक आप इस चीज़ को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वर्जिश और तवानाई को प्रॉपरली नहीं लाएंगे, जब तक आपकी खुराक दुरुस्त नहीं होगी, तब तक ही आप इन प्रॉब्लम्स की तरफ चल पड़ेंगे। और वही कुछ नज़र आ रहा है कि आप, और दुख की बात ऊपर से ये है कि आज आपका जो, जिसको हम दही ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी, रूरल एंड अर्बन में डिवाइड किया करते थे, अब वो भी नहीं रहा। अब आपके जो गांव के इलाके हैं वो भी आधे आधे शहर बन चुके हैं। वहाँ पे भी हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे भी वही खुराक जाती है जो यहाँ से जाती है। कोई देसी घी तेल वगैरह कहीं पे प्रॉपर है नहीं। सो हम लोग अपने तौर तरीके ज़िंदगी से बहुत हट गए हैं। वो जो वर्जिश थी, बैल के पीछे चलना, खत्म हो चुका है। अब हर जगह पे ट्रैक्टर्स आ गए हैं, चीज़ें आ गई हैं, मशीनरी है। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी जो ज़मीन की यील्ड है वो 40, 50, 60 मन नहीं आएगी। जब वो 20 मन ही आनी है उस तरह से, तो आपके एंड्स मीट नहीं होंगे। तो आप रिजल्ट्स को अच्छा बेहतर बनाने के लिए मशीनरी का तो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं रिसर्च के हवाले से जानना चाहूँगी, जिन भी लोगों का इंतखाब किया गया है, जो कि आपने कलेक्ट किए, क्योंकि रिसर्च में ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस क्रिएट करने के लिए आप किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं वो ज़रूरी है। किस तरह के लोगों को कैटर किया गया या समझा कि ये एलिजिबल है हमारी रिसर्च के लिए, इसके बारे में मजीद बताइए। इसमें देखें ऑब्जेक्टिव क्या था, जनरल पॉपुलेशन। तो जनरल पॉपुलेशन ये बिल्कुल नहीं है कि जी ये सिर्फ शुगर के मरीजों को देखा जाएगा या फलां को देखा जाएगा, ये जनरल पॉपुलेशन है। हाँ, फिर उस जनरल पॉपुलेशन में से आगे किस तरह से लोगों को लिया जाता है वो एक अलग चीज़ डिस्कशन में आती है। और फिर आप डिवाइड करते हैं कि जनाब ये शुगर के ज़ियाबतीस के मरीजों में बीमारी इस हद तक गई हुई है, जो ज़ियाबतीस नहीं है, क्योंकि ज़ियाबतीस खुद एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन हमारे मुल्क में जो बीमारी हम लोग खरीद के लाते हैं ना घर में, वो सिगरेट है। और जब तक इस तंबाकू नोशी से हम जान नहीं छुड़ाएंगे, जब तक, और ये तंबाकू नोशी हर किस्म की है, ये सिगरेट भी है, ये हुक्का भी है, ये वेप भी है, ये आजकल के शीशे भी हैं, ये हर वो चीज़ जिसमें तंबाकू या निकोटीन का इस्तेमाल होता है, ये आपके लिए खतरनाक है। और जिन चीज़ों का नहीं पता ना अभी आपको, आप कहते हैं नहीं जी इसके बारे में कोई ख्याल है कि जी ये नहीं है, वो कल को निकल आएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, देखिए दुनिया में जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उन्होंने ये देख लिया कि गले की बीमारियों से अगर बच्चों को बचा लिया जाए तो एक रोमेटिक हार्ट डिजीज है, जो दिल की तकलीफों से बच्चे बच जाते हैं। उसके लिए उन्होंने किया क्या, उन्होंने स्कूलों के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन तकरीबन 99% में अवेलेबल है, वो स्कूलों के अंदर नर्सेज अवेलेबल थी, जिसको भी बुखार होता था उसको दवाई मिल जाती थी। तो 10-20 रुपए से आपने लाखों रुपए का काम कर लिया। हमारे यहाँ भी उसी किस्म की चीज़ों की जरूरत है कि आप प्रिवेंशन के ऊपर जोर दें। देखिए जितने मर्जी अस्पताल बना लें, जितने मर्जी कांस्टेबल खड़े कर दें सड़क के ऊपर, लेकिन जब तक आप लोगों को ये बात नहीं समझाएंगे कि आपने हेलमेट पहननी है और हेलमेट पहनने का फायदा क्या है, तो ही चीजें दुरुस्त होंगी। बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने अस्पतालों के अंदर जो मरीज आते हैं, उनके जो लवाहिकीन साथ आते हैं, उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि आप इन चीजों से बचें और फिर आपके लिए सेहत के रास्ते बनते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, इस रिसर्च की फाइंडिंग्स को ही हम डिस्कस करते हैं। इब्तदाई नताइज जो आए हैं उसके मुताबिक कौन से बड़े खतरात हैं या रुझानात हैं जो कि सामने आए हैं, जो कि नौजवान पाकिस्तान में दिल की बीमारियों से मुतालिक हैं, उनमें बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हद तक पाए गए? देखिए सबसे पहले तो ये लैक ऑफ एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ, कि हम लोग जब देखा जाता है कि वो नहीं है। फिर हमारे यहाँ एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है कि जिसको हम ये कहते हैं कि हम लोगों की जो दिल की शरियानें हैं और बाकी भी जिस्म की जो शरियानें हैं वो कुदरती तौर पे थोड़ी बारीक है। अगर एक सड़क बारीक हो, छोटी हो, तो वो बड़ी जल्दी क्लॉग हो जाती है, ताकि एक सड़क जो कि खुली हो उसमें ज़्यादा ट्रैफिक को ब्लॉक करने की ज़रूरत है। उसी तरह से अगर आप उस सड़क के ऊपर ये सिगरेट और चिकनाहट वाली चीज़ें ले,
अब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ये अभी रमज़ान में भी फॉर एग्जांपल हटा के जिसमें हम लोग डीप फ्राइड चीज़ों पे, डीप फ्राइड चीज़ क्या है? डीप फ्राइड समोसा है, डीप फ्राइड पकौड़ी है, डीप फ्राइड आपके बर्गर पैटी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बहुत शौक है, हम लोग खाते भी हैं और फिर उसको उसके नुकसानात उठाते हैं, मुश्किल हो जाता है छोड़ना। लेकिन जो असल चीज़ है, हम लोग लैक ऑफ एक्सरसाइज पे हैं। आप अपने पार्क्स का हाल देख लें, अपने प्ले ग्राउंड्स का हालात देख लें, अपने बहुत सारे जो इस वक्त स्कूल्स हैं उनके हालात देख लें, वहाँ पे प्लेइंग फील्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि वो प्लेइंग फील्ड्स एग्जिस्ट नहीं करती तो वो जो बच्चे का बढ़ना फूलने का वक्त है ना, तो वो बढ़ने फूलने को मोटापे की तरफ मूव करवा दिया गया। वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के या मोबाइल के ऊपर बैठ के गेम्स खेलने जोगा रह गया। तो वो बात अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली क्या तजवीज देना चाहेंगे हुकूमत को या पब्लिक हेल्थ को इस हवाले से? पब्लिक हेल्थ के लिए बिल्कुल सीधी सी चीज है, वर्जिश करें और अपने आप को इवेल्युएट कर लें। गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल सीधी सी चीज है कि जनाब तहकीक में लाजमी है कि आप खुद इन्वॉल्व हों। ये जो तहकीक जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सपोर्ट अवेलेबल है, उसके ऊपर चीज़ों की बायस की बातें आ सकती हैं। हाँ। लेकिन जिस वक्त गवर्नमेंट खुद चीज़ करती है, अपनी पब्लिक के लिए करती है, तो वो उसमें बहुत सारे पहलुओं को बढ़ा लेती है और सिर्फ तहकीक सिर्फ नहीं हो रही होती, फिर साथ लोगों को उसकी बीमारी का इलाज भी मुहैया हो रहा होता है। और ये सिर्फ पॉसिबल तब है जब गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ पे बिल्कुल स्कूल कॉलेजों में जाके, गाँव के इलाकों में जो प्राइमरी हेल्थ वाले जो हमारा काम करते हैं, ये वहाँ पे जब सारी चीज़ें अवेलेबल हो, वहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस वहाँ जाके ये सारा काम करें, तब ये चीज़ पॉसिबल होगी। क्योंकि हमें एक सेहतमंद कौम की तरफ जाना है। देखिए, जितनी देर आप बीमार होते हैं ना, उतने दिन और साल आपके बीमारी की तरफ निकल जाते हैं। सही। आपको खर्चा होता है और आपको जो प्रोडक्टिविटी पीरियड है आपका, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने प्रोडक्टिविटी पीरियड्स को बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आप हमारे साथ शेयर करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट को बेहतर बनाइए और दिल की बीमारी से आप बच सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली हम में हैं, तो हम मज़ीद फ्राइड फूड लेकर उसको, अपनी सेहत को बर्बाद कर देते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में दूसरी शादी का तस्वुर कोई नया नहीं है, लेकिन आज के दौर में इस पर ना सिर्फ सवाल उठाए जा रहे हैं बल्कि बहस भी जोर पकड़ती जा रही है, खास तौर पर जब बात आती है पहली बीवी से इजाजत लेने की। कानून कहता है कि शौहर को दूसरी शादी से पहले पहली बीवी से इजाजत लेना होगी, मगर क्या हर शौहर ये करता है और क्या हर औरत ये इजाजत देने को तैयार होती है? इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर रुबीना यूसुफ ने मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन से खुलकर बात की है, डिस्कशन की है कि अगर उनके शौहर उनसे दूसरी शादी की इजाजत मांगे तो फिर वो क्या जवाब देंगी, उनका क्या जवाब होगा। तो आइए देखते हैं खवातीन ने इस हसास मौजू पर क्या सोचा, क्या कहा और उनका रद्द अमल कैसा था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुर पाकिस्तान और मैं मौजूद हूँ आज रेस कोर्स पार्क में। हम एक बहुत ही अहम इशू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो इशू ये है कि एक जो मर्द है वो दूसरी शादी करना चाहता है और वो बड़ा प्राउड फील करता है कि मुझे कुरान ने इजाज़त दी है कि आप 4 शादियाँ कर सकते हैं और मैं दूसरी शादी करूँगा। तो जो उसकी पहली बीवी है वो उसे इजाज़त नहीं देती और अगर वो उसके ख़िलाफ़ जाके शादी करता है तो पहली बीवी उसे छोड़ने पर राज़ी हो जाती है। और ये मसला हमारी सोसाइटी में अब बहुत बढ़ चुका है। तो आज मेरे पास बहुत इर्द गिर्द लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो मर्द है उसे दूसरी शादी करने की नौबत पेश क्यों आती है और जो पहली बीवी है वो उसे इजाज़त क्यों नहीं देती। तो आप हमारे साथ रहिए, हम जवाब जानते हैं। खुदा हास्ता अगर आपका हस्बैंड दूसरी शादी करने के लिए रेडी हो जाए तो आप उसे इजाज़त दे देंगे? मैं ऐसी एक बात बताऊं, ये हकीकत बात है कि मेरे हस्बैंड की मेरे साथ 3rd शादी है। ओह अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है। और मैं हाँ जी, उनकी तीसरी शादी है लेकिन मेरी फर्स्ट थी, तो कोई मसला नहीं। देखिए उनकी जिंदगी में थे। तो उनकी जो पहली 2 वाली जो बीवियां थी वो साथ रहती थी, तो आप आई हैं या नहीं, दोनों नहीं थी। अगर वो दोनों होती तो आप मान जाती? कभी भी नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ। फिर तो कभी भी नहीं ना, जाहिर सी बात है कि एक औरत दूसरी औरत के ऊपर कभी भी नहीं आती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपका हस्बैंड अगर दूसरी तीसरी शादी कहे मैंने दूसरी करनी तो आप उसे इजाजत दे देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इजाजत नहीं? मर्डर कर दूंगी। मर्डर कर देंगे उसका? क्यों इजाजत नहीं देंगी? एक काफी होती है। फिर भी वो बहुत इंसिस्ट करे तो आपका क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा? बस एक ही के मर्डर कर दूंगी। अच्छा।
आप मुझे छोड़ देंगी या फिर साथ रहेंगी? नहीं, मैं उनके साथ ही रहूंगी हमेशा। अच्छा, और साथ अगर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं, पर किसी के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। माइंड तो यानी कि शुरू में यही होता है कि नहीं दूंगी, आगे आगे जैसे शादी गुजरती जाती है कहते हैं कि बस हस्बैंड चाहते हैं कि वाइफ रेडी रहे, टेंशन में रहे, बच्चों का इतना शोर शरार ना हो, लेकिन मैरिड लाइफ में सब कुछ है, लेकिन हस्बैंड तंग हो के ना घर नहीं आते हैं कि बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं। नहीं, मेरी तरफ से तो ये है कि नहीं मिलने चाहिए, एक ही शादी करनी चाहिए। अगर हाँ मजबूरी है कोई, तो वो अगर उसके भी हकूक़ पूरे कर सकता है तो फिर ज़रूर करे, वरना नहीं। ये ना हो पहले भी रो रही है, दूसरी वाली भी रो रही है, तो ये तो नहीं ना अच्छा लगता। अगर वो हैसियत वाला है तो वो कर ले, अगर तो वो दोनों बीवियों को इक्वली रख सकता है, इक्वल राइट्स हैं, तो वो कर ले, कोई मसला नहीं है। जो ज़्यादा पोजेसिव होती हैं वो तो नहीं देती, और जो मतलब कुछ होती हैं जो दे देती हैं, लेकिन अगर अभी फ़िलहाल मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हुआ भी तो मैं तो टांगे तोड़ के घर बिठा दूँगी। दूसरी शादी अगर मैं अपना बताऊं तो अपना ही बताएं आप। मैं तो नहीं दूसरी शादी करना चाहूँगा। शुक्र है। पहले नहीं संभाली जा रही तो दूसरी कहाँ से मैनेज की जाएगी। इकॉनमी पाकिस्तान के अंदर वैसे ही डिस्टर्ब है, जॉब्स है नहीं, तो मेरा ख्याल के हाथ ही जोड़ना चाहिए कि पहली वाली से भी आप हाथ धो बैठेंगे। मेरे ख्याल में तो मैं शादीशुदा हूँ, मैंने तो एक ही की हुई है अभी तक, दूसरा इरादा भी नहीं है कोई। एक से अच्छा टाइम गुजर रहा हो तो फिर दूसरी की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर औरत समझदार हो, सियानी हो और अपने खामद को टाइम देती हो तो मर्द कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। नाज़रीन, आपने जाने जवाब, और हमारा जो है सेगमेंट का वक्त भी अब ख़त्म हो चुका है, और हम आपको बताते चलें कि जो औरतें हैं वो तो पहली मतलब दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देना चाहती। हमने बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश की, तो जो ख़वातीन हैं वो नहीं चाहती कि उनका कोई शरीक एक और औरत आ जाए, और जो मर्द है वो दूसरी शादी करना चाहता है इसलिए कि मुझे इजाज़त है जी, मुझे शादी करने की इजाज़त है और बस इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि, और दूसरी ये बात ये है कि ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जो मर्द हैं वो दूसरी शादी उस वक्त नहीं करेंगे अगर जो उनकी ख़वातीन हैं वो घर पर नीट एंड क्लीन रहें और बच्चों का शोर ना हो और घर को मैनेज करके रखें, तो वो शायद दूसरी शादी ना करें। दूसरी शादी करने की नौबत उस वक्त आती है जब उनकी जो बीवी है वो हर वक्त झगड़ा करती रहे, बच्चों के शोर की आवाज़ और घर मैनेज ना कर सके, तो उसे दूसरी शादी करने की नौबत पेश आती है। हमें दीजिए इजाज़त, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को जो है कवर अप करके निकलें। रिपोर्ट आपने देखी, उन्होंने किस तरह लोगों से डिस्कशन की। कुछ लोगों ने तो इस सवाल को हंसी में उड़ाया, लेकिन कुछ ने बड़ा संजीदा जवाब दिया। मुल्क की मुआशी हालात को भी उन्होंने पेश नज़र रखा, और सबसे आम बात तो यही है कि ऐसा आप तब करें, दूसरी शादी आप तब करें जब आप इंसाफ कायम कर सकें, और ये इंसाफ हर तरह का होना चाहिए। और साथ ही साथ इस चीज़ पर भी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि दूसरी शादी की नौबत आती क्यों है, और आती क्यों है। रुबीना ने बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की है कि जिसकी वजह से मर्द जो है आपके काबू में रहेगा और दूसरी शादी नहीं करेगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। कल सेम टाइम में आपसे मुलाकात होगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।